हेलो एवरीवन, हम अपना चैप्टर नंबर 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे ये कि जैसे ही किसी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। ये जो क्विक रिवीजन होगा ये आईकैप के स्टडी टेक्स्ट से होगा। सो लेट्स बिगिन विथ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर को हमने जब कवर करना शुरू किया था तो मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 का नाम हमने रखा था डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। डेफिनेशन आपको हमारे स्टडी टेक्स्ट के पेज नंबर 2 में मिलेगी, लाइन नंबर 1 में। डेफिनेशन में लिखा है अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स फॉर प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग व्हाट? Providing goods and services desired by its customers। अगर आप इस डेफिनेशन को रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ये स्ट्राइव करते हैं, ये एफर्ट्स करते हैं, ये मेहनत करते हैं, ये स्ट्रगल करते हैं टुवर्ड्स प्रॉफिट। इनकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, कम्युनिकेशंस होती हैं, वो डायरेक्टेड होती हैं टुवर्ड्स प्रॉफिट। तो ये स्ट्राइव करते हैं फॉर प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट किस तरीके से अर्न करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा था कि कंबाइंड आप इन्हें कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्ट या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं किनको? ये प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, और जो कस्टमर्स भी वो जो गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर कर रहे हो। लेट्स से कोई बिजनेस ऐसा है जो वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है जो कि कस्टमर्स डिजायर ही नहीं कर रहे, जिनको ओवरऑल डिमांड ही नहीं किया जाता, तो इसका मतलब ये है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये बिजनेस ही बिजनेस नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये बिजनेस नहीं चलेगा, बल्कि शायद स्टार्ट होते ही ये बंद हो जाए। फिर हमने देखा था कि इस डेफिनेशन में कस्टमर्स की 2 कैटेगरीज थी। एक को हम कहते हैं बिजनेस और दूसरे को हम कहते हैं कंज्यूमर्स। बिजनेसेस वो कस्टमर्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस के गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेने के बाद अपने बिजनेस यूज में ले जाते हैं, उन्हें बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो भी प्रॉफिट्स कमा सके। ऑन द कॉन्ट्ररी, कंज्यूमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज तो करते हैं, लेकिन परचेज कर लेने के बाद बिजनेस यूज में नहीं बल्कि पर्सनल यूज में ले जाते हैं, उसे खुद कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। आई होप आपको रिकॉल हो गई होगी। इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, स्टार्टिंग विथ गुड्स। गुड्स हमने देखा था कि ये टेंजिबल आइटम्स होते हैं। सर, टेंजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो चीजें जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं, आप उन्हें टच कर सकते हैं, आप उन्हें स्टोर कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा था कि ये इनटेंजिबल ऑफरिंग्स होती हैं। इनटेंजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप इन्हें होल्ड नहीं कर सकते, आप इन्हें टच नहीं कर सकते, आप इन्हें स्टोर नहीं कर सकते। तो यहां जो डिफरेंस है गुड्स एंड सर्विसेज का वो है टेंजिबिलिटी का। ये जो डिफरेंस है टेंजिबिलिटी का, तो क्या सर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी है? यस, आप गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो। आपको मैंने पहले भी बताया था कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइंड आप प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो प्रोडक्ट वर्ड निकला है ये निकला है प्रोड्यूस से। तो इसका मतलब यह है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किया जाता है, और प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इसलिए किया जाता है कि आप इन्हें सेल करके प्रॉफिट्स अर्न कर सकें, तो इन्हें ट्रेड भी किया जाता है। आई होप आपको गुड्स एंड सर्विसेज रिकॉल हो गए होंगे। इसके बाद हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, लिखा है बिजनेसेस सेल और सर्व कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। बिजनेसेस सेल और सर्व करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। यहां मैं ऑर्गेनाइजेशंस को कन्वर्ट कर देता हूं इनटू बिजनेस। तो बिजनेस सेल और सर्व करते हैं दूसरे बिजनेस को, तो इस कॉन्सेप्ट को आप कहेंगे B2B। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है अलीबाबा।
अलीबाबा एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां बहुत सारे बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट को कैटलॉग करके बैठे हैं, डिस्प्ले कर रहे होते हैं, सेल करने की इंटेंट से बैठे होते हैं। बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस इन वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, इन कैटलॉग्स को विजिट करते हैं, बिजनेसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ से परचेज करते हैं। लेकिन ये जो परचेजेस होती हैं ये बल्क क्वांटिटी में परचेजिंग हो रही होती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है B2B का, और एग्जाम्पल है अलीबाबा। इसके बाद आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आता है B2C का। यहाँ बिजनेस सेल और सर्व करते हैं कंज्यूमर्स को। यहाँ पे अगर आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की एग्जाम्पल लेनी है तो आप ले सकते हैं दराज की एग्जाम्पल। लेट्स से इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कंज्यूमर की कैपेसिटी में अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज करनी है, आप दराज से परचेज कर सकते हैं। दराज विजिट करें, वहाँ बिजनेस से इंटरेक्ट करें, परचेज करें, और ये परचेजिंग आप लूज क्वांटिटी में कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको रिकॉल हो गया होगा। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, और उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ का। देखें, अगर आप इन दोनों फ्रेजेस को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो आपको दोनों के मीनिंग सेम लगेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ में फर्क है, तो पहले डेफिनेशन के थ्रू कवर करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डेफिनेशन कहती है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री is measured by the output of goods and services people can buy with the money they have। यहां बात हो रही है सिंपली परचेजिंग पावर की। यहां बात हो रही है परचेजिंग पावर की। अगर आपने किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करना है तो आप उसका परचेजिंग पावर चेक कर लो। लेकिन सर परचेजिंग पावर आइसोलेशन में आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। तो आपने करना यह है कि अगर आपको किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मालूम करना है तो आप उसे कंपेयर करेंगे, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करेंगे किसी दूसरी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कंट्री की परचेजिंग पावर उस कंट्री के मुकाबले कम है, ज्यादा है या बराबर है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की डेफिनेशन देखता हूं तो यहां डेफिनेशन में लिखा हुआ है जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपने मेजर करनी है तो आप देखें कि आपकी कंट्री में लोगों का जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस क्या है। तो सर जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस कैसे बढ़ेगा? जब परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ बराबर है? नो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है परचेसिंग पावर, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस। और जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस को बढ़ा रहे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके पास आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा आ जाता है एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, तीसरा हेल्थ, चौथा सैनिटेशन और पांचवा लेजर टाइम। ये सारी चीजें मिलके जो है आपकी कंट्री का जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस बढ़ा रही होती है। इसमें परचेजिंग पावर कहीं पे भी नहीं लिखा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस या क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन प्रोवाइड करता है? देखें, इनके प्रोविजन में 3 ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है। नंबर 1 पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो इदारे जो लोगों के वेलफेयर्स के लिए काम कर रहे होते हैं। नंबर 3 आपके पास आ जाते हैं बिजनेसेस। तो अगर किसी भी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है तो वहाँ ये 3 इदारे जो है बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके बाद आपके पास एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी का। प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरीके से मेजर किया जाता है कि वेरिएबल्स मौजूद है जैसे कि रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट। रेवेन्यू को आप सेल्स भी कह सकते हो, कॉस्ट को आप एक्सपेंसेस भी कह सकते हो। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास सेल्स ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो इसका मतलब है आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास सेल्स कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो आपको लॉसेस होंगे। अगर आपकी सेल एक्सपेंसेस के बराबर हैं तो इसका मतलब है कि आप ब्रेक इवन अचीव कर रहे होगे। तो सर ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसे हम डिटेल में क्यों समझें? यहाँ कॉन्सेप्ट आता है रेवेन्यू का और कॉस्ट का, कि अगर आप रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, अगर आप कॉस्ट को कट शॉर्ट करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। लेट्स से अगर आप रेवेन्यू बढ़ा देते हो, इसका मतलब है आप अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दोगे।
आप अपनी सेल्स प्राइस बढ़ा दोगे, उसकी वजह से ये होगा जो कंपटीशन के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अपनी प्राइस को मेंटेन करके बैठे हैं, तो कस्टमर्स आप लूज कर जाओगे, कस्टमर्स स्विच कर जाएंगे आपके कॉम्पिटिटर्स की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है तो आप सेल्स प्राइस को ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते। दूसरा ऑप्शन ये है कि सर मैं काम करता हूं कि मैं कॉस्ट को रिड्यूस कर देता हूं। नहीं, आप कॉस्ट को भी ऐसे रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर आप कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंफीरियर हो जाएगी, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, तो यहाँ पे भी आप कस्टमर्स लूज़ कर देंगे। तो सर अगर मैं कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर सकता, मैं रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकता, तो करूँ तो क्या करूँ? आप बिज़नेस करें। यही सारी चीज़ें तो अगले 10 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रेवेन्यू को मेंटेन करते वक़्त, कॉस्ट को मेंटेन करते वक़्त आप किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस तरीके से कि आपका कस्टमर भी लूज़ ना हो, आपके प्रॉफिट्स भी मैक्सिमाइज़ हैं और आपका बिज़नेस भी एक्सपेंड करे। तो आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज़ हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक और छोटा-सा कॉन्सेप्ट आया था, उसका नाम था रिस्क। रिस्क के बारे में कहा जाता है कि रिस्क का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा, जितना ज़्यादा रिस्क होगा, उतना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा प्रॉफिट्स या लॉस का। यहाँ पे जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है और रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। जब मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराए थे, तभी मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया था कि ये कॉन्सेप्ट आपके पास चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो जब हम चैप्टर नंबर 2 में इसे पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में कवर कर लेंगे। तो राइट नाउ मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने अपना पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट होगा पर्पस ऑफ अ बिजनेस से। देखिए मैंने आपको पहले ही स्टैब्लिश किया था कि बिजनेस का पर्पस कुछ भी हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करना हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करना हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्न ना करना हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्न कर लेने के बाद उसे पर्सनल यूज़ में लेकर आ जाएं या उसे वेलफेयर के लिए लगा दें, कोई भी पर्पस हो, चाहे वो प्रॉफिट का हो, चाहे वो प्रॉफिट का ना हो, चाहे वो पर्सनल काम के लिए प्रॉफिट यूज़ करें, चाहे वो वेलफेयर के लिए लगा दें, कुछ भी पर्पस हो, हमेशा याद रखिएगा पर्पसेस आर ओनली अचीव्ड व्हेन दे आर कम्युनिकेटेड। पर्पस तभी अचीव होते हैं जब वो कम्युनिकेट किए जाते हैं। अगर पर्पस को कम्युनिकेट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि वो पर्पस आप अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, जिससे मैंने आपको बताया था कि आप अपने बिजनेस के पर्पस को बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, फिर अचीव कर सकते हो, स्टार्टिंग विथ विजन। विजन जो है वो फ्यूचर आउटलुक होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि विजन फ्यूचर के बारे में बात करता है। मिशन स्टेटमेंट जो है वो पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बात करता है, वो ओवरऑल पर्पस बता रहा होता है। ये बात करता है पास्ट और प्रेजेंट पे बात कर रहा होता है। उसके बाद हमने देखा था कि आपके पास गोल्स होते हैं। गोल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल या स्कैटर्ड टारगेट्स या एम्स होते हैं, अनआइडेंटिफाइड अनस्पेसिफिक होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक एम्स होते हैं, ये डिफाइंड होते हैं, ये आइडेंटिफाइड होते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था कि आप अपने गोल्स को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपने गोल्स को कर दें स्मार्ट, यानी कि आप कर दें अपने गोल्स को स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड अपॉन, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। इसके बाद हमने 3 टर्म्स देखी थी, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स और ऑपरेशंस। स्ट्रेटजीज के बारे में हमने ये स्टैब्लिश किया था कि ये ड्यूरेशन को आइडेंटिफाई कर रही होती है। जो ड्यूरेशन होता है वो होता है लॉन्ग टर्म। यहाँ पे हमने देखा था कि टैक्टिक्स का मतलब ये होता है, ये भी ड्यूरेशन को डिफाइन कर रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है, लेकिन ये जो ड्यूरेशन होता है वो होता है मिड टर्म। और उसके बाद हमने देखा था कि ऑपरेशनल का मतलब होता है वो ड्यूरेशन जो शॉर्ट टर्म होता है। यहाँ जो लॉन्ग टर्म का मतलब ये हो जाता है 3 साल से ज़्यादा।
मिड टर्म का मतलब हो जाता है 1 साल से 3 साल, और शॉर्ट टर्म का मतलब हो जाता है 1 साल से कम। तो आई होप ये सारी चीजें आपको रिकॉल हो गई होंगी। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट कवर किया था विजन स्टेटमेंट का। विजन स्टेटमेंट के बारे में जितनी भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई थी वो हम यहाँ स्टडी कर लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा था कि विजन स्टेटमेंट फ्यूचर के बारे में बताता है, प्रेजेंट के बारे में नहीं बताता। इसके बाद हमने देखा था कि ये डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या प्लान करेगी और क्या होप करेगी। देखिए फ्यूचर में दो चीजें हैं, कुछ चीजें आप प्लान करते हो, फिर उस प्लानिंग की बेसिस पे आप होप कर रहे होते हो। हमेशा रूल ऑफ थंब याद रखना कि जो आप प्लान करते हो, लेट सपोज आपकी 100% प्लानिंग है तो कभी भी वो 100% अचीव नहीं होगी, आप कुछ ना कुछ मार्जिन ऑफ एरर देते हो। लेट्स से आपने 20% मार्जिन ऑफ एरर दे दिया तो आप चाहते हो, होप करते हो कि 80% तो अचीव हो जाए। इसके अंदर अगर आप कुछ भी अचीव करते हो तो विजन स्टेटमेंट परफेक्ट था। लेट्स से अगर आपने अपने विजन का 78% अचीव कर लिया तो दिस इज नॉट अ राइट विजन, यह विजन आपका सही नहीं था। इसके बाद हमने कुछ और बातें देखी थी कि विजन स्टेटमेंट आपका इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल टोन में होता है। इसके बाद हमने देखा था कि ये इंस्पायर या मोटिवेट करता है खास तौर पे एम्प्लॉयज को, वैसे तो सारे स्टेक होल्डर्स को ही मोटिवेट और इंस्पायर कर रहा होता है। इसके बाद हमने देखा था कि जो आपका मिशन स्टेटमेंट होता है, सॉरी आपका जो विजन स्टेटमेंट है वो क्लियर होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि अनरियलिस्टिक विजन स्टेटमेंट जो है वो किसी को मोटिवेट और इंस्पायर तो नहीं करेगा बल्कि वो कॉमिकल हो जाएगा, मजाहिया हो जाएगा। कि लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल दी है, एक कॉर्नर स्टोर है, वो ये क्लेम करता है कि 6 महीने में कि वो वॉलमार्ट से भी बड़ा बिजनेस हो जाएगा, तो आप इंस्पायर तो नहीं होगे, हंसी शायद आपकी निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि विजन स्टेटमेंट जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, स्पेसिफिक टू द पॉइंट होना चाहिए, और कोई भी चीज ओपन टू इंटरप्रिटेशन ना हो, कोई भी चीज वेग ना हो, अनक्लियर ना हो। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जितनी भी आपकी बिजनेस लैंग्वेज होती है, जितनी भी आपकी बिजनेस लैंग्वेज होती है, चाहे वो आपका मिशन स्टेटमेंट हो, चाहे वो आपका विजन स्टेटमेंट हो, चाहे वो आपके गोल्स हो, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो, ये हमेशा क्या होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं, ये क्लियर होते हैं, ये टू द पॉइंट होते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक टोन में होते हैं। तो अगर विजन में ये बात लिखी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं लिखी हुई तो आप खुद से ही समझ जाएं कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस लैंग्वेज में होती है। तो सर ये सारी चीज़ आपको मिशन में भी दिखेंगी, गोल्स में भी दिखेंगी और ऑब्जेक्टिव्स में भी दिख जाएंगी। आई होप आपको विजन स्टेटमेंट समझ आ गया हो। बढ़ते हैं मिशन स्टेटमेंट की तरफ। तो मिशन स्टेटमेंट का मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल पर्पस होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का रीजन फॉर एग्जिस्टेंस बता रहा होता है। दूसरी लाइन में अगर आप जाते हो तो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों है और इसका रीजन फॉर बीइंग क्या है। इसके बाद इसके बीच के पैराग्राफ में वही सारी बातें हुई हैं कि मिशन स्टेटमेंट ऑप्टिमिस्टिक टोन में होगा, पॉजिटिव टोन में होगा, रिलेट कर रहा होगा, शॉर्ट होगा, सिंपल होगा, प्रिसाइज होगा, टू द पॉइंट होगा, ओपन टू इंटरप्रिटेशन कोई बात नहीं हो रही होगी। ये सारी बातें बीच में लिखी हुई हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे एक की क्वेश्चन बनता है, हाउ टू राइट अ मिशन स्टेटमेंट। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे तो आप उनसे कहें कि आप इन 4 सवालात के जवाब दे दें। आप इन 4 सवालात के जवाब दे दें तो आप एक बेहतरीन मिशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। पहला सवाल यह है कि हमारा बिजनेस क्या है। दूसरा सवाल यह है कि हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है कस्टमर्स के लिए, यानी कि हम क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। वैल्यू का मतलब होता है प्रोडक्ट। तीसरा सवाल ये हमारा बिजनेस फ्यूचर में क्या होगा और हमारा बिजनेस फ्यूचर में क्या होना चाहिए। सर वेट, आपने कहा था कि विजन स्टेटमेंट फ्यूचर से रिलेटेड बात करता है, आपने कहा था विजन स्टेटमेंट में प्रेजेंट या पास्ट से रिलेटेड बात नहीं होती, फिर आपने कहा मिशन स्टेटमेंट में पास्ट और प्रेजेंट से रिलेटेड बात होती है। तो क्या सर मिशन स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत फ्यूचर बताया जा सकता है? द आंसर इज यस। तो लेट्स कंक्लूड इट। विजन स्टेटमेंट में सिर्फ फ्यूचर से रिलेटेड बात होगी, उसमें पास्ट और प्रेजेंट के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। मिशन स्टेटमेंट में जो है प्रेजेंट और पास्ट से रिलेटेड बात होगी, थोड़ा बहुत फ्यूचर डिस्क्राइब किया जा सकता है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। बात ये चल रही थी कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आपने मिशन स्टेटमेंट कैसे लिखना है, तो आप कहेंगे कि भाई 4 सवालात के जवाब दे दो। आपका बिजनेस क्या है, आपके बिजनेस की वैल्यू या प्रोडक्ट क्या है कस्टमर्स के लिए, आपका बिजनेस फ्यूचर में क्या होगा, क्या होना चाहिए,
सर अगर ये सवाल सफिशिएंट नहीं है तो क्या और कोई सवाल के जवाब दे सकते हैं? आप 2 सवालात के जवाब और दे सकते हैं मिशन स्टेटमेंट में। जो 5वां सवाल है वो ये है कि एम्प्लॉइज का रोल क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और आपकी एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स क्या हैं। तो ये 6 सवालात के जवाब अगर आप दे दें तो एक बेहतरीन मिशन स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। इसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आता है रेलेवेंस ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट जो है वो रिलेट करना चाहिए। सर किससे रिलेट करे? तो देखें, मैं पहले आपको पॉइंट्स पढ़ के बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या बातें हो रही हैं। पहले तो ये कह रहा है कि जो आपका मिशन स्टेटमेंट है वो कंसिस्टेंट हो ताकि जो है आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजन कर सकें। सर यहां बात हो रही है कि आपका मिशन स्टेटमेंट विजन स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करे, यानी कि आपका मिशन स्टेटमेंट रिलेट करना चाहिए विजन स्टेटमेंट के साथ, नंबर 1। दूसरी बात यह हो रही है कि आपका जो मिशन स्टेटमेंट है कंपनी के ब्रॉड इंटेंशंस को कन्वर्ट कर सके ऑब्जेक्टिव्स में। सर यहां बात हो रही है कि गोल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है ऑब्जेक्टिव में, तो यहां पे जो मिशन स्टेटमेंट है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी रिलेट करना चाहिए। सर आगे लिखा हुआ है कि जो आपके मिशन स्टेटमेंट है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लोग हैं उनके साथ रिलेट करना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि एम्प्लॉइज को इंस्पायर करना चाहिए। तो सर ये दोनों पॉइंट तो मतलब आप मर्ज कर सकते हैं, यानी कि आपका जो मिशन स्टेटमेंट है वो जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं उनके साथ ये रिलेट करना चाहिए। फिर उसके बाद लिखा है कि आपका जो मिशन स्टेटमेंट है वो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स को भी देख रहा हो। यहाँ पे बात हो रही है कि आपके एथिक्स के साथ भी ये रिलेट करे। फिर लिखा है कि जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो जितने भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ भी रिलेट करना चाहिए। तो सर यहाँ तो कोई और चीज़ बची ही नहीं। मिशन जो है वो विजन के साथ भी अलाइंड है, रिलेट कर रहा है। मिशन जो है वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी दे रहा है। मिशन स्टेटमेंट इंटरनल स्टेक होल्डर्स को भी मोटिवेट कर रहा है, एक्सटर्नल को भी मोटिवेट कर रहा है। मिशन स्टेटमेंट कंपनी के एथिक्स के बारे में भी बात कर रहा है। तो यहाँ तो मिशन स्टेटमेंट हर चीज़ से रिलेट कर रहा है। तो यही बात तो हमने डिस्कस की थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल पर्पस को डिफाइन कर रहा होता है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है इसका कि भाई मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट में क्या फर्क है, बड़ा ही मुश्किल टॉपिक है। तो कहा गया कि जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो करंट पर्सपेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है, विजन स्टेटमेंट जो है वो फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा होता है। सो इफ इट्स मिशन वर्सेस विजन, इट्स प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम स्टैब्लिश कर चुके थे कि गोल्स आपकी कंपनी के ब्रॉड इंटेंशंस होते हैं या आपकी कंपनी के जनरल एम्स होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने बात किया था कि ये आपकी कंपनी के स्पेसिफिक एम्स या टारगेट्स होते हैं। अगर आपने गोल्स को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना है तो आपने अपने गोल्स को स्मार्ट करना होगा। आप अपने गोल्स को स्मार्ट कैसे करेंगे? आप उसे स्पेसिफिक कर देंगे, मेजरेबल कर देंगे, एग्रीड कर देंगे, रियलिस्टिक कर देंगे और टाइम बाउंड कर देंगे। तो सर ये कैसे कर सकते हैं? कोई एग्जाम्पल मौजूद है आपके ही स्टडी टेक्स्ट में, एग्जाम्पल मौजूद है। लिखा है एक कंपनी का जो गोल है वो ये है कि वो मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को। तो आप इसे ऑब्जेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप कहेंगे कि आप शेयर प्राइस को डबल करना चाहते हैं अगले 10 साल में। तो सर ये स्मार्ट कैसे होगी आपका गोल? चेक कर लेते हैं। आपने सबसे पहले स्पेसिफाई किया, आपने की बात शेयर प्राइस की, आपने डिविडेंड्स की, रिटेन अर्निंग की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं की है, आपने बात की है शेयर प्राइस की, आपने स्पेसिफिक कर दिया। दूसरा, आप इसको मेजर कर सकते हो, यहां लिखा है डबल द शेयर प्राइस। देखें, लेट सपोज अगर आपकी शेयर प्राइस अभी 10 रुपए है, 10 साल के बाद अगर ये 20 हो गई तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। अगर आपकी शेयर प्राइस अभी 100 है, 10 साल बाद अगर लेट सपोज ये जो है 200 हो गई तो इसका मतलब है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया। तो आप इसे मेजर कर सकते हो, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, जाहिर सी बात है ये कम्युनिकेट कर दी गई है, सब ऑन बोर्ड है, तो ये एग्रीड भी है। सर क्या ये रियलिस्टिक है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस का यूजुअल ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है 40 to 60%। तो लेट्स से अगर किसी भी बिजनेस का ROI 50% भी है तो इसका मतलब ये है कि 2 साल में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेंगे। 2 साल में इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेंगे तो अपनी शेयर प्राइस को डबल करने में उनको 3 से 4 साल ही लगने हैं। तो जो चीज़ 3 से 4 साल में हो जाती है, मैंने तो 10 साल मांगे हैं,
तो इसका मतलब है ये रीजनेबल है और टाइम बाउंड है। ये जो नेक्स्ट 10 ईयर लिखा है तो इसका मतलब है मैंने इसको टाइम कॉन्स्ट्रेंड कर दिया, तो यहाँ पे आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट हो गए। आई होप आपको समझ आ गया हो। इसके बाद एक और मजेदार कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई कौन डिसाइड करता है मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को। तो यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, हमने चैप्टर नंबर 1 में जब पार्ट नंबर 4 पढ़ा था तो वहां हमने स्टेक होल्डर्स में देखा था कि स्टेक होल्डर्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो इनटू मेन स्टेक होल्डर्स और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। मेन स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी में डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो कंपनी में डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो वो ओनर्स भी होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो सर यही तो डिसाइड करेंगे कि कंपनी का मिशन क्या होगा, गोल्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, विजन क्या होगा। जब सारे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो ये भी करेंगे। और कनेक्टेड स्टेक होल्डर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वो स्टेक होल्डर होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग नहीं करते लेकिन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो देखें दूसरे पैराग्राफ में क्या बात लिखी है, लिखा है डिसीजंस बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटिटी आर इन्फ्लुएंस्ड by the way in which the company is governed and the expectation of other stakeholders in the company। यहां बात ये हो रही है कि वो स्टेक होल्डर्स जो कि डिसीजन मेकिंग नहीं करते लेकिन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो यहां पे आपको समझ आ गया कि डिसीजन कौन लेता है, डिसीजन लेता है मेन स्टेक होल्डर्स, लेकिन जब वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है वो कंसिडर करता है कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स को। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कि किस तरीके से आप गोल्स को इफेक्टिव बना सकते हो या फिर आप गोल सेटिंग एक्टिविटी को इफेक्टिव कर सकते हो। तो यहां जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। पहला कि आप लोगों को पार्टिसिपेट कराएं इन गोल सेटिंग प्रोसेस। जो भी गोल सेटिंग प्रोसेस होता है उसमें जितने लोग आप इंक्लूड करेंगे उतना ज्यादा आपकी गोल सेटिंग इफेक्टिव हो जाएगी। रीजन बीइंग कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल या लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं इनका स्टेक कंपैरेटिवली कम होता है, दे हैव वेरी फ्यू थिंग्स टू लूज, तो ये ज्यादा क्रिएटिव आइडिया लेकर आ सकते हैं, तो फायदा ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है कि जो आपके गोल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, वो इंक्लूड करें इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क, यानी कि आप जो भी गोल सेट करें उसमें क्या कोई ना कोई छोटा मोटा रिवॉर्ड होना चाहिए जिसको अकॉम्प्लिश कर लेने के बाद आप अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करें और वो मोटिवेटेड फील करें। इसके बाद लिखा है आप इंश्योर करें एक प्रॉपर फीडबैक सिस्टम। आपने एक गोल सेट कर लिया, उसके बाद आप सुकून से बैठ गए, देयर इज अ चांस कि आप उस गोल को अचीव ही ना कर सकें। तो अगर आपने बीच बीच में फीडबैक सिस्टम रखा होगा तो आपको शुरू में ही पता चल जाएगा कि आप ऑन शेड्यूल हैं, बिहाइंड द शेड्यूल हैं या अहेड ऑफ शेड्यूल हैं। अगर आप बिहाइंड द शेड्यूल हैं तो इसका मतलब यह है कि आप वापस से गोल सेटिंग प्रोसेस को रीसेट कर सकते हो या रीप्लान कर सकते हो। इसके बाद लिखा है गोल्स मस्ट बी स्मार्ट। इस पे मैं मजीद क्या बात करूं, गोल्स को आपने ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करना ही है। इसके बाद है आपने अलाइन करने हैं अपने पर्सनल और कमर्शियल गोल्स को। यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, एक इंटरेस्ट होता है इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। अगर इन दोनों में डिफरेंसेस है ना तो आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो सर देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को अलाइन कर ले अपने इंटरेस्ट के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। इसके बाद अगला आपके पास लाइन आ रही है कि जब भी आप गोल्स को स्टेट करें आप उन्हें पॉजिटिव स्टेटमेंट में लिखें। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मिशन हो, विजन हो, गोल्स हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, हमेशा पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक टोन में लिखे जाएंगे। इसके बाद है आप प्रायोरिटी सेट कर लें, जो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे गोल है ना उसको सबसे पहले, और जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे है उसे सबसे लास्ट में लिखें। इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है पार्ट 2 का, वो ये है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जब आप गोल्स क्रिएट करते हो। जब आपने गोल्स सेट कर लिए तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। पहला, अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग। व्हाट इफ कि आपने ऐसे गोल सेट कर दिए जो कि इम्पॉसिबल है अचीव करना, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं वो हार मान जाएंगे, तो शायद आपके एम्प्लॉयज छोड़ के भी चले जाएं ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा मसला ये हो सकता है आपने गोल्स तो सेट कर लिए लेकिन वो बहुत ज्यादा इजी थे। अगर वो बहुत ज्यादा इजी थे तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं
वो अंडर यूटिलाइज्ड फील करेंगे या वो इंस्पायर नहीं हो रहे होंगे या वो स्लैक ऑफ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो दो प्रॉब्लम्स आपके पास ये है कि गोल्स आपके अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग होंगे तो लोग गिव अप कर जाएंगे, अगर गोल्स बहुत इजी होंगे तो एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेट फील नहीं कर रहे होंगे। और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? गोल्स जो है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, आपका फोकस जो है वो नैरो हो जाता है, फिर आप जो है वो अपने गोल से या अपने डायरेक्शन से डिविएट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन या क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसके बाद लिखा है कि गोल्स जो है स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। लेट्स से आपके गोल सेट नहीं थे, आप फ्रीली काम करते थे, केयर फ्री होकर काम करते थे, आप क्रिएटिवली काम कर सकते थे, आपके माइंड के होराइजन एक्सपेंड हुए थे, लेकिन हुआ ये कि आपको गोल सेट करके दे दिए, डेडलाइन सेट करके दे दी, तो अंडर प्रेशर आप काम नहीं कर पाओगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पार्ट नंबर 2 कंप्लीट किया, जिसमें हमने विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स और ऑपरेशंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी 2 पार्ट्स को। थैंक यू सो मच।